नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 21 साल का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। जी हां, 9 नवंबर ये वो तारीख है जब साल 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया। ये तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज हो गई। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर कई सालों तक चले लंबे आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना दिया गया। उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी है। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कई प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ ही ये राज्य हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाने वाली देश की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। उत्तराखंड राज्य के गठन को 21 साल पूरे हो चुके हैं। जवानी की दहलीज पर पहुंचे उत्तराखंड ने अपनी इस विकास यात्रा में कई बड़े मुकाम हासिल किए। नौजवान उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं को कई सरकारों ने देखा। कांग्रेस सरकार से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड में विकास का रास्ता तय किया। हर किसी का यह कहना था कि अगला दशक उत्तराखंड का ही होगा। मगर क्या यह इतना सहज है? देश का अग्रणी राज्य बनने के लिए, शिखर चूमने के लिए उत्तराखंड को चुनौतियों का पहाड़ भी लांघना होगा। उत्तराखंड ने 21 साल में तरक्की की कई नई इबारतें लिखी, लेकिन आज भी कई चुनौतियां उत्तराखंड के सामने मुंह बाए खड़ी है। आज की खास पेशकश उत्तराखंड के इन्हीं 21 सालों पर। उत्तराखंड के सामने आज भी चुनौतियों के पहाड़ खड़े हुए हैं। आखिर वो कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? ग्राफिक्स के माध्यम से चलिए आपको दिखाते हैं। जी हाँ, 21 साल हो चुके हैं उत्तराखंड के गठन को। ऐसे में पर्यावरण विकास मॉडल के सामने वन कानून और पर्यावरण बहुत बड़ी चुनौती। जल विद्युत अवस्थापना, उद्योग से जुड़े कई सारे प्रोजेक्ट्स जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा राज्य पर बढ़ता हुआ कर्ज, ये भी चिंता का विषय। उत्तराखंड पर 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कैग रिपोर्ट ने हाल ही में इस बारे में जानकारी दी। ये सब लोगों के सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखा। राज्य सरकार आय के नए संसाधन नहीं जुटा पा रही है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। रोजगार से संबंधित चुनौतियां। राज्य गठन के समय 3.5 लाख बेरोजगार थे और 21 सालों में इनकी संख्या 3.5 लाख से लेकर 8 से 10 लाख के बीच पहुंच चुकी है जो बेरोजगार है। और इसी वजह से होता है पलायन। पलायन भी बहुत बड़ी चुनौती। पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के अभाव में पलायन बहुत बड़ी चुनौती है। लोग अपने घर को छोड़कर दूसरे शहरों और कस्बों में जाकर बस रहे हैं ताकि वहां उन्हें रोजगार मिल सके और वो अपना जीवन यापन कर सके। स्वास्थ्य और शिक्षा भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 21 सालों में राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार तो हुआ है, लेकिन पहाड़ और मैदान के बीच की जो खाई है वो बहुत बड़ी है, जो तमाम कोशिशों के बावजूद पट नहीं पा रही। राज्य के मैदानी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तो हुआ, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी हाल बेहाल है। पहाड़ों में आज भी डॉक्टर्स और विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहुत कमी है, जिसका खामियाजा वहां पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट जुड़े हुए, बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र अग्रवाल जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। आज उत्तराखंड 21 साल का हो गया, जवानी की दहलीज पर खड़ा हुआ है। ऐसे में युवा उत्तराखंड किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? जिस सपने के साथ उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, उत्तराखंड राज्य बनाया गया था, किस हद तक इन 21 सालों में वो सपना पूरा हो पाया? क्या कहेंगे सर? देखिए, निश्चित रूप से जो एक भयावह तस्वीर आ रही है देखने में 21 साल के बाद। मैं तो एक राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, कई बार जेल जाने का अवसर मिला है जी। जो पर्वतीय क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों के बीच में और मैदानी क्षेत्रों के बीच में जो बढ़ती हुई खाई है, जो आर्थिक और विकास का असंतुलन है और जो पलायन की तस्वीर देखने को मिल रही है, वो भयावह है।
ये भी नहीं कह सकते कि इस 21 साल में कुछ नहीं हुआ। हाँ। इस राज्य की 900 करोड़ की वार्षिक योजना आज 50,000 करोड़ से ऊपर की हो गई है। हमारा बजट जो है 50,000 54,000 करोड़ का हो गया है। 30,000 40,000 किलोमीटर सड़क बनी है, सैकड़ों पुल बने हैं। परंतु उसके बावजूद सीमांत क्षेत्रों का जो विकास अवरुद्ध हुआ है, वहां से होने वाला जो पलायन है वो भयावह तस्वीर पेश कर रहा है। और मैं समझता हूँ जो हमने 2016 में इस राज्य को छोड़ा था, 2017 में एक बड़ी मजबूत आर्थिक बुनियाद देकर हम गए थे। हाँ। जहां पर हमारी विकास दर जो है पर कैपिटा इनकम वो 1,85,000 करोड़ रुपए हो गई थी। विकास के नए आयाम छू रहा था। हमने सैकड़ों पुल, सैकड़ों पॉलिटेक्निक बनाए थे। परंतु फिर भी जी जो खबरें हमें पिछले 4-5 साल से देखने को मिल रही हैं कि सड़कों में प्रसव हो रहा है, डिलीवरी हो रही है बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के, बेइंतहा जो असंतुलन पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है वो चिंता की बात है। इस राज्य में पिछले 5 वर्ष में जो विकास का पैमाना था, जो विकास के सपने थे वो टूटे हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि मैं एक राज्य आंदोलनकारी के रूप में यदि देखूं तो इस समय बहुत कुछ किया जाना है। जो बेरोजगारी की यही मैं आपसे तस्वीर जानना सामने आई चाहूंगी, है, एक जो राज्य आपने भी रखी है। आंदोलनकारी के रूप में आपने इस पूरे सफर को देखा है। 21 सालों जी। के बाद आप उत्तराखंड को कहां पाते हैं? देखिए, जिस मकसद निश्चित के रूप से साथ कहीं ना इसका कहीं- गठन हुआ था कि यहाँ पर जबरदस्त विकास हो सके, यहाँ लोगों को रोजगार मिल देखिए- सके, पलायन की समस्या को रोका जा सके, कहां तक मामला पहुंचा है? कितनी सफलता हाथ लग देखिए, पाई है? दुखद तस्वीर सामने आ रही है। बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जो शहीदों के सपने थे, आंदोलनकारियों का जो आकांक्षाएं थी वो पूरी आज भी नहीं हो पाई। जिस अवधारणा को लेके राज्य बना जी वो अवधारणा अभी भी अधूरी लगती है। सीमांत क्षेत्रों के गांव पलायन के कारण खाली हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, शिक्षा का बुरा हाल है और विकास जो अवरुद्ध हुआ भी बड़ा चिंता की बात है। सबसे बड़ी बात जो कहा गया था कि यदि डबल इंजन आ जाएगा तो इस राज्य की तस्वीर बन जाएगी। इनको ऊपर नहीं है, डबल इंजन दिल्ली में ही अटक गया तो जाता दोहरी रफ्तार से यहाँ का विकास भी हो पाएगा। चलिए इस पर मैं जवाब लेने के लिए रुक करना चाहूंगी वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी का, बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं। वीरेंद्र जी, डबल इंजन की सरकार के बावजूद कहां आप विकास को देख रहे हैं? उत्तराखंड राज्य खासतौर पर 21 साल पहले जब इसका गठन हुआ था, इसी मकसद के साथ इसका गठन हुआ था कि जबरदस्त विकास यहां पर हो पाए, जो तमाम समस्याएं थी उन्हें दूर किया जा सके। लेकिन इन 21 सालों के सफर को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, उत्तराखंड राज्य में विकास हो रहा है, हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अब सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे बड़े भाई भी हैं, एडवोकेट भी हैं, पत्रकार भी हैं, आंदोलनकारी भी हैं। उनका नजरिया दूसरा हो सकता है इस उत्तराखंड राज्य को देखने का। हमने इस उत्तराखंड राज्य को 2000 से पहले भी देखा जब हम उत्तर प्रदेश में थे। हाँ। और बड़े आंदोलन के बाद हमने इस राज्य को पाया है और इस राज्य को पाने में बहुत कुर्बानी दी गई है। मैं आज इस राज्य स्थापना दिवस पर अपने उन शहीदों को नमन भी करता हूं। मैं भी एक राज्य का आंदोलनकारी हूं और हम किसी न किसी दल और किसी न किसी विचार से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन हमने इन 5 वर्षों में जो डबल इंजन का जिक्र अभी भाई साहब सुरेंद्र अग्रवाल जी ने किया है, इस डबल इंजन की सरकार में आप देख सकते हैं कि रेलवे लाइन का जो सपना था, जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था, आज रेलवे लाइनें की सुरंग कर्णप्रयाग तक बन गई हैं और रेलवे लाइन पर बहुत विस्तार से काम हो रहा है। सड़कें चौड़ी हो गई हैं और विभिन्न सड़कों से आज हम आ जा रहे हैं। जो हमारी कल्पना से परे था कि पहाड़ कभी चौड़े हो पाएंगे, पत्थर की चट्टानें कभी कट पाएंगी, वो हो रहा है। हमने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। पलायन रोकने के लिए हमने बहुत दिव्य इच्छा शक्ति से पलायन आयोग बनाया। हमने इस राज्य में इन्वेस्टर समिट कराए, जिससे लोगों को आमंत्रित किया। रहवार के माध्यम से हमने लोगों को इनवाइट किया कि आप लोग अपने घर आइए, अपने घर को संवारिए। हम सरकार उसके लिए पैसा दे रही है। होम स्टे हमने पर काम करना प्रारंभ किया। बहुत सारे काम हो रहे हैं जो बुलाने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा तो वो खुद ब खुद आएंगे, और अगर यहीं पर उन्हें सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी तो वो यहाँ से जाने की सोचेंगे भी नहीं। भाई अपने घर बार छोड़कर कौन जाना चाहता है? मजबूरी ही तो होती है जो उन्हें पलायन करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करती है।
नहीं शिल्पा जी, देखिए जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आदमी अपने क्षेत्र में भी, अपने शहर में भी रहता है। कभी उससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाहर विदेश में भी जाता है, देश के अन्य हिस्सों में भी जाता है। तो पलायन तो देखो हुआ है, इस बात को तो हम सब स्वीकार ही करते हैं। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार यही तो मैं जानना चाह रही हूँ सर कि रोजगार पर आपकी सरकार ने कितना काम किया? 5 साल देखिए हमने किस हद तक रोजगार आपने तस्वीर में परिवर्तन लाया? नहीं, रोजगार की तस्वीर में परिवर्तन आया, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों में ठहराव आया है। हमने इस कोरोना संक्रमण काल में लोगों के अंदर ठहराव लेके आए हैं। जो अपने घर वापस आए थे उनको हमने रोका है, उनको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ने का काम किया है। विभिन्न योजनाएं हम राज्य में कर रहे हैं और हमने सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां भी निकाली है जिसका लोग जो है लाभ ले रहे हैं। अभी सुरेंद्र भाई साहब ने कहा कि पलायन हो रहा है, निश्चित रूप से पलायन की चिंता है और पलायन को रोकने के लिए हम कारगर कदम उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार में और जो पूर्ववर्ती सरकार रही है इसमें कहीं पलायन रोकने के लिए कभी इस तरीके से सार्थक पहल नहीं करी गई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। हमने इन 5 वर्षों में भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया है और भ्रष्टाचार के नाम पर कहीं किसी को हमने कोई इस तरीके का काम इस राज्य को नहीं करने दिया जिससे राज्य शर्मसार हो। हमने कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है राज्य में और हमारे लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियां मुंबई खड़ी है उत्तराखंड राज्य के सामने। चलिए फिलहाल मुझे रुकना होगा यहाँ पर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। चर्चा हो रही है 21 साल के उत्तराखंड पर कि 21 साल का उत्तराखंड का ये सफर कैसा रहा, क्या कुछ उत्तराखंड को हासिल हुआ, जिस मकसद के साथ उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था वो मकसद किस हद तक कामयाब हो पाया, पूरा हो पाया। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी जुड़े हुए, पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के, और सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं और एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हुए सुरेंद्र अग्रवाल जी आपके पास आऊंगी। जितने मौके यहां पर बीजेपी को मिले, कांग्रेस को भी मिले, यानी कि कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां यहां पर जब जब सत्ता में रही तब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर रही। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, अब फिलहाल 65,000 करोड़ के कर्ज के साथ उत्तराखंड के सामने ऐसी कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर त्वरित तरीके से काम होना चाहिए, इंस्टेंटली जिन पर किसी न किसी समाधान के साथ धरातल पर उतरकर काम करने की आवश्यकता है? हाँ, मेरे से पूछ रहे हैं जी अग्रवाल जी। हाँ, देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार, नरेंद्र तिवारी जी के नेतृत्व वाली सरकार और हरीश रावत जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक विकास की, एक अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद भाजपा को देकर छोड़ी थी। और भाजपा राज्य में सिवाय मुख्यमंत्रियों के बदलने के और कोई काम नहीं हुआ। इस राज्य में 10 वर्ष भाजपा का शासन रहा तो इन्होंने 9 मुख्यमंत्री दिए होंगे और 3 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्री देने का रिकॉर्ड भी कीर्तिमान पूरे देश के अंदर यदि किसी ने बनाया तो भाजपा ने उत्तराखंड के अंदर बनाया। भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात करते हैं, पिछले चुनाव में 2017 में 100 दिन में लोकायुक्त देने का वादा भाजपा ने किया था और हरीश रावत जी के नेतृत्व वाली सरकार ने तो लोकायुक्त का पूरा प्रारूप, पूरी प्रक्रिया पूरी कर राजभवन गई थी। राजभवन में उसको अकाल मृत्यु भाजपा ने दे दी, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो तो केंद्र सरकार के इशारे पे चलने वाले होते हैं। यदि भ्रष्टाचार को हटाने का इतनी दृढ़ शक्ति, इतना इच्छा शक्ति भाजपा में होती तो राजभवन हमने लोकायुक्त बनाकर भेजा था, उसको एक्सेप्ट कर दिया जाना चाहिए था। और जहाँ तक और भ्रष्टाचार में देखिए, पूरे देश के अंदर कोरोना जांच के नाम पर करोड़ों, सैकड़ों करोड़ का घोटाला यदि उत्तराखंड में हुआ है, जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, सिंचाई घोटाला कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई हमने तो मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ उत्तराखंड आपके हाथों में सौंपा था 2017 में, आप कहां से कहां ले आए? बल्कि आपकी सरकार के दौरान कुछ काम हुआ ही नहीं सिवाय मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलने के अलावा। क्या कहेंगे सर? के शासनकाल में भी 2 मुख्यमंत्री, पहले विजय बहुगुणा जी थे, उसके बाद हटा के हरीश रावत जी को बना दिया और उनकी जो भी स्थिति परिस्थितियां रही होंगी वो जाने, उनको मुबारकबाद हो। लेकिन जहां तक नेतृत्व परिवर्तन का सवाल है, ये केंद्र का समय समय पर नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है, उससे विकास कोई अवरुद्ध नहीं होता है। जिसको भी मौका मिलता है वो आगे बढ़कर काम करता है। आज हमारे जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में राज्य चहुमुखी विकास कर रहा है। युवाओं, छात्रों के अंदर हमने विश्वास पैदा किया है, उनको हम रोजगार आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर अगर खर्च कर रहे हैं तो सर कर्ज भी तो बढ़ता जा रहा है।
नहीं, देखो, कर्ज बढ़ने की स्थिति अलग है, लेकिन हम काम करके दिखा रहे हैं। मैंने बताया जो इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य में तैयार हो रहा है, हाँ। हमने उसको बढ़ाने का काम किया है। हमने आज जो है उड़ान योजना के माध्यम से हमने राज्य को जोड़ा है। विभिन्न हमने हेलीपैड बना दिए हैं, नए हमने एयर स्ट्रिप बना रहे हैं। देहरादून में नेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से हम उधम सिंह नगर में, रुद्रपुर में कर रहे हैं। और हमने हर तरीके से यातायात को बहुत बेहतर करने का काम किया है, जिससे लोग पहाड़ में आए, पहाड़ों के अंदर रहें, काम करें और आवाजाही बेहतर हो। इसी तरीके से रोजगार के अवसर दे रहे हैं, नित्य हम काम कर रहे हैं और इसी उम्मीद के काम का साथ असर यहाँ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड वासियों ने आप लोगों को वोट भी दिए थे कि भाई डबल इंजन की सरकार आएगी तो जाहिर सी बात है दोहरी रफ्तार के साथ यहाँ पर काम हो पाएगा, विकास हो पाएगा। ऐसे में फिलहाल कौन कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौतियां यहाँ पर आप लोगों के सामने, उत्तराखंड राज्य के सामने, जिनसे पार पाना इस समय वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है? देखिए, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया हुआ है, लोग देख रहे हैं, डबल इंजन का असर देख रहे हैं कि कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछ गई है, सुरंगें तैयार हैं। हमारा लक्ष्य 2022 लेकिन इससे जुड़ा हुआ सारे कंसर्न ये भी तो है ना कि चलिए ठीक है, डेवलपमेंटल काम वहां पर हो रहे हैं, विकास को आप वहां पर धरातल पर उतारते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण भी संरक्षित रहे, इसका भी ख्याल आपको करना है, वन कानून का भी ख्याल आपको करना है। इसके बीच कैसे तालमेल बिठाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से वन और पर्यावरण का संरक्षण का संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन पहाड़ों में अगर सड़क चाहिए, पहाड़ों में हॉस्पिटल चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, स्कूल बनने हैं, विद्यालय बनने हैं, तो इसके लिए निश्चित रूप से पर्यावरण को क्षति तो पहुंचेगी, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार का प्राविधान है। हम दूसरी जगह पर उसका वृक्षारोपण करते हैं, दूसरी जगह सरकारी जमीन उनको अलॉटमेंट करते हैं। वहाँ पर्यावरण संतुलन करने के लिए जो भी कारगर कदम होते हैं उसको हम करते हैं। पर्यावरण हमारे सामने चुनौती जरूर है, क्योंकि हम देश को सबसे ज्यादा, ये जो हमारा प्रदेश है वनाच्छिद्र है, हम शुद्ध वायु और पानी देने का काम देश को करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी है, चिंता भी है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। लेकिन हम विकास के काम को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, हमने बढ़ाया भी है। जनता हमारे से रोजगार के मुद्दे पर क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर? क्योंकि रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होगा तो जाहिर सी बात है पलायन होगा ही नहीं, लोग यहाँ से जाएंगे ही नहीं। नहीं, देखिए, रोजगार भी होगा। देखिए, हमारे यहाँ उत्तराखंड के लोग, आपको समझना पड़ेगा कि केंद्र की सेवाओं में ज्यादा लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ आर्मी में लोग हैं, सेंट्रल सर्विसेज में, विभिन्न विभागों में लोग यहाँ कार्यरत हैं। और आप जानती हैं कि जब आदमी बाहर सर्विस के लिए जाता है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए जाता है, तो वो रिटायरमेंट के बाद या बीच में अपने अवसर पे वही मकान बना लेता है जहां उसको पसंद होता है। तो पलायन के ये बहुत सारे, एक तो स्वैच्छिक पलायन हो गया और एक मजबूरी में पलायन होता है। तो मजबूरी का पलायन नहीं है, स्वैच्छिक पलायन हो रहा है। लोग नौकरी के हिसाब से जैसे उसको आगे अवसर मिल रहे हैं वो जा रहा है। ठीक है, आप पूरी तरह से तैयार है चुनौती के लिए। सुरेंद्र अग्रवाल जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। यानी कि बीजेपी का कहना है कि भाई पर्वत और मैदान के बीच की खाई को पाटने के लिए हर संभव तरीके से विकास कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जल्द ही भविष्य में इसकी तस्वीर भी सामने आ जाए, क्या कहेंगे? मेरे प्रिय अनुज, मेरी शुभकामनाएं इनके भविष्य के लिए जी। पर बीजेपी की पार्टी भाजपा को तो कोई चुनौती नजर ही नहीं आ रही है। चुनौतियां तो बड़ी भारी हैं। सीमांत क्षेत्रों में पलायन और गांव जो छूट रहे हैं, लोग, जनता भाग रही है वहां से, वो तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। बेरोजगारी जो है वो बड़ी भारी चुनौती है। और खेती किसानी जो है वो बर्बाद हो रही है, जंगली जानवर उसे खत्म कर रहे हैं। हाँ। ये तमाम चुनौतियां आज मुंह बाहर खड़ी है। ग्रीन बोनस हम लगातार मांग रहे हैं। ग्रीन बोनस प्रधानमंत्री जी 5 दौरे लगा के चले गए, डबल इंजन का नाम लेकर, 1 रुपया ग्रीन बोनस के नाम पे नहीं दिया। ठीक है। 400 के आसपास विस्थापन होने के लिए गांव जो हैं वो आपदा की मार से पीड़ित हैं। हमारे 1000 से ऊपर गांव जो हैं वो भुतिया गांव हो गए हैं। इसके लिए कहीं कोई सहायता नहीं है, कोई आर्थिक पैकेज नहीं है। डबल इंजन तो मैं समझता हूँ ये जुमला कोई स्वीकार करे ना करे, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां अभी उत्तराखंड राज्य के सामने जिनसे पार पाना बहुत जरूरी है ताकि हर संभव तरीके से इस राज्य का विकास हो पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी और आपका सुरेंद्र अग्रवाल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि 21 साल तो उत्तराखंड को हो चुके हैं, अब आगे का आने वाला जो समय होगा वो उत्तराखंड को किस दशा और दिशा में लेकर जाने वाला है। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.